प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज फिर एक बार हम एयर फोटो एंड रिमोट सेंसिंग के चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम वायु फोटोग्राफी के महत्वपूर्ण कारकों की बात करेंगे कि कौन से कारकों का वायु फोटोग्राफी पर प्रभाव पड़ता है। हम पहले पढ़ चुके हैं वायु फोटोग्राफी और सुदूर संवेदन के बारे में सामान्य जानकारी। आज हम वायु फोटोग्राफी को प्रभावित करने वाले कारकों और उसके लिए आधारभूत सूचनाएं, फंडामेंटल्स, बेसिक्स आदि के बारे में कुछ सामान्य बात करेंगे। सुदूर संवेदन किसी वस्तु या घटना के बारे में बिना किसी संपर्क के सूचना एकत्र करता है, अर्थात दूर से ही संवेदन करना। और इसके लिए वायुयान, उपग्रह प्रमुख प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके द्वारा संवेदन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। वायु फोटोग्राफी सुदूर संवेदन का मूल रूप होता है जिसका विस्तृत उपयोग धरातल के मानचित्रण, पर्यावरण संबंधी अध्ययन, खनिज संसाधनों के विदोहन, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में किया जाता है। प्रारंभ में गुब्बारों और पतंगों की सहायता से यह कार्य किया जाता था। वायुयान के विकास से वायु फोटो चित्र प्राप्त करने पर इनका उपयोग सामरिक दृष्टि से भी होने लगा और इसका सामरिक रूप से महत्व बढ़ने लगा। वायु फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्राफी एक ऐसा साइंस है, विज्ञान है, जिसमें धरातल के अध्ययन करने हेतु वायु फोटो चित्रों को प्राप्त करते हैं। वायु फोटो चित्रों को वायुयान जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये जो हमने अभी बात की है, ये हम पहले भी इसका एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम कारकों पर फोकस करेंगे। वायु फोटोग्राफी के लिए जो आधारभूत सूचनाएं होती हैं, हम हवाई फोटोग्राफी करने से पहले किसी क्षेत्र की, अर्थात जहां भी हमें सर्वे करना है, उपयुक्त फोटोग्राफी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है और इन्हीं तथ्यों को हम वायु फोटोग्राफी के महत्वपूर्ण कारकों के नाम से जानते हैं। ये ऐसे कारक होते हैं जो वायु फोटोग्राफी को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से कारक हैं। जैसे सबसे पहले वायु फोटोग्राफी करने वाला क्षेत्र, कहाँ पर फोटोग्राफी की जानी है। दूसरा, किस उद्देश्य से वायु फोटोग्राफी की जानी है। तीसरा, किस मापक पर या मापक का चयन हम किस तरह से करते हैं। फोटोग्राफी के अलग अलग प्रकार होते हैं, वे भी फोटोग्राफी को प्रभावित करते हैं। पांचवा है वायु फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त कैमरे और लेंस। छठा, वायु फिल्म नेगेटिव। सातवां, उड़ान की दिशा, वायुयान किस दिशा में उड़ रहा है। फोटोग्राफी का समय और फोटोग्राफी का मौसम, ये सभी कारक वायु फोटोग्राफी को प्रभावित करते हैं। अर्थात इन दशाओं में वायु फोटोग्राफी अच्छी, बुरी या किस तरह की होती है, वो इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। तो हम सामान्य चीजें देखते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफी का क्षेत्र। जिस भी क्षेत्र में आपको फोटोग्राफी करनी है, उसके चारों ओर, चारों दिशाओं में 1:2,50,000 मापनी पर बने मानचित्र की सहायता से सीमांकन किया जाता है। यदि क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा है तो उसे छोटे भागों में बांटकर उन्हें नाम दे दिए जाते हैं, जैसे A, B, C, D, इस तरह से हम उसका नामकरण कर देते हैं। फोटोग्राफी करने की हम पहले विधियां पढ़ चुके हैं। तो इनमें दो विधियां हमने देखी थी, पिन पॉइंट और ब्लॉक फोटोग्राफी। इनके द्वारा वायु फोटोग्राफी की जाती है। यदि धरातल के किसी छोटे क्षेत्र अथवा किसी वस्तु विशेष की फोटोग्राफी करनी हो तो उसके लिए हम पिन पॉइंट फोटोग्राफी का उपयोग करते हैं, या ऐसी फोटोग्राफी को हम पिन पॉइंट फोटोग्राफी कहते हैं। इसके विपरीत यदि कोई
विशाल क्षेत्र है जिसकी फोटोग्राफी करनी है, तो हम उस विशाल क्षेत्र को पहले अलग अलग खंडों में अथवा ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, और इसके बाद प्रत्येक खंड या ब्लॉक को समांतर पट्टियों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक पट्टी, जिसे हम स्ट्रिप कहते हैं, की सर्पिल प्रतिरूप में अतिव्यापित फोटोग्राफी की जाती है, मतलब एक का दूसरे में अतिव्यापन होता है। और जब हम स्टीरियोस्कोप से देखते हैं तो ये फोटो हमें त्रिविम दृश्य के रूप में दिखाई देते हैं, 3 डायमेंशनल रूप में दिखाई देते हैं। तो फोटोग्राफी के दोनों विधियां हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये भी प्रभावित करती हैं कि फोटोग्राफी आप किस तरह से कर रहे हैं और उससे किस तरह के फोटो प्राप्त होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है उसका उद्देश्य, हम किस उद्देश्य से फोटोग्राफी करते हैं। वायु फोटोग्राफी करने से पूर्व हमें यह निर्धारित करना होता है कि हम किस उद्देश्य से यह कार्य करने जा रहे हैं। इससे फोटोग्राफी निर्देशन के सही डिजाइन प्राप्त करने में सहायता हो जाती है। अगर बिना उद्देश्य के हम फोटोग्राफी करेंगे तो हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरा है मापक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। मापक का चयन कैसे करें? वायु फोटोग्राफी में यह महत्वपूर्ण कारक होता है। वायु फोटो चित्र में प्रदर्शित, ध्यान से सुनिएगा, वायु फोटो चित्र में प्रदर्शित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी और उन्हीं 2 बिंदुओं की धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को उस फोटो चित्र का मापक कहते हैं, स्केल। वायु फोटो चित्र की मापने को हम इस तरह से भी समझा सकते हैं। कैमरे के लेंस की फोकल दूरी और धरातल से वायुयान की ऊंचाई के अनुपात को वायु फोटो चित्र की मापनी कहते हैं। वायु फोटो चित्रों के अलग अलग भागों में मापनी शुद्ध नहीं होती है। संपूर्ण वायु फोटो चित्र पर एक समान मापनी केवल तभी मिल पाती है जब धरातल समतल हो और कैमरा बिल्कुल लंबवत अवस्था में हो, लेकिन ऐसी स्थिति मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ये आदर्श स्थिति कहलाती है और ये आदर्श स्थिति आसानी से नहीं मिल पाती है, ये स्थिति काफ़ी दुर्लभ होती है, इसीलिए मापनी में अंतर आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें किसी आप घाटी की फोटोग्राफी कर रहे हैं जो गहरा भाग है, और उसकी तुलना में अगर पहाड़ी भागों में किया जाए तो अंतर आ जाता है, क्योंकि शिखर भाग घाटी की तुलना में कैमरे के अधिक निकट होते हैं। यदि वायुयान की ऊंचाई बहुत अधिक या कम होती है तो मापक भी उसके अनुरूप अलग अलग हो सकते हैं। तो मापक का उपयुक्त चयन करना महत्वपूर्ण कारक होता है। हमने मापनी ज्ञात करने की कुछ विधियां और उसके कुछ कैलकुलेशन देखी थी, उसके PDF भी मैंने भेजे हैं, इस वीडियो के बाद में और आपको भेज दूंगा। विधियां हमने देखी थी, जैसे फोटो चित्र और धरातल की आपसी संबंध स्थापन द्वारा। इसका एक सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे फोटो चित्र का जो RF है उसके लिए हम क्या करेंगे, फोटो चित्र पर मापी गई दूरी और बटे धरातल पर वास्तविक दूरी, तो इससे हम फोटो चित्र की RF ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, मानचित्र की सहायता से मापनी को ज्ञात करना, ये दूसरी विधि है। और तीसरी है फोटो चित्रों के आंकड़ों की सहायता से। कौन से आंकड़े? कैमरे की फोकल दूरी और वायुयान की ऊंचाई। इनकी कुछ कैलकुलेशन मैंने अलग से की है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चौथा पॉइंट है फोटोग्राफी के उपयुक्त प्रकार। हम कहाँ किस उद्देश्य से कर रहे हैं और कौन सा प्रकार उपयोग में लाना है, ये फोटोग्राफी पर के उपयोग पर निर्भर करता है। वायु फोटो चित्र कई प्रकार के होते हैं। इन्हें हम मापनी, इनके झुकाव, क्षेत्रीय विस्तार, कैमरा, फिल्म आदि कई आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार वृहद मापनी, मध्यम और लघु मापनी पर बने फोटो चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। वायु फोटो चित्र से मानचित्रण करने के लिए
ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र उपयोगी होते हैं। तिर्यक फोटो चित्रों में धरातल के विवरण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सामरिक दृष्टि से तिर्यक फोटो चित्रों को अधिक उपयोगी माना गया। तो आप किस उद्देश्य से फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप आपको उपयुक्त प्रकार का चयन करना होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो फोटोग्राफी को प्रभावित करता है। वायु फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले कैमरे और उनके लेंस। उत्तम हवाई फोटोग्राफी करने के लिए उत्तम किस्म के वायु कैमरों की आवश्यकता होती है। उच्च विभेदन के लक्षण वाले वायु फोटो प्राप्त करने के लिए ऐसे स्वचालित कैमरे प्रयोग में लाए जाते हैं जो किसी गतिमान प्लेटफॉर्म से तीव्र गति के साथ एक के बाद एक अनेक फोटो ले सके और इनके सहायता से हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं। अगला कारक वायु फोटो की फिल्म नेगेटिव। वायु फोटो में सूक्ष्म विवरण और लघु प्रकाशकरण के लिए महीन कणों से युक्त उच्च गति मिश्रण फिल्म का प्रयोग किया जाता है। यह फिल्म सिकुड़न रहित होती है, फ्रेश होती है, जिस पर वायुमंडल या धरातलीय तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह वायु फिल्म कई प्रकार की होती है, जैसे कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं। पेंकोमेट्रिक, अवरक्त या इंफ्रारेड, कोडेक आदि। नेगेटिव की लंबाई भी अलग अलग होती है। धरातल के विवरणों को स्पष्ट दर्शाने के उद्देश्य से उपयुक्त प्रकार के फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं। तो हम जब भी फोटो फिल्म का यूज़ करते हैं तो हमें उस विवरण के उद्देश्य के आधार पर उसका चयन करना होता है। यदि यहाँ चयन में हमने गलती कर दी तो उपयुक्त फोटो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है उड़ान की दिशा, वायुयान की उड़ान की दिशा। हवाई फोटोग्राफी एक निर्धारित क्षेत्र में फोटोग्राफी करती है और उसके लिए हम उस फोटोग्राफिक क्षेत्र को कई स्ट्रिप या पट्टियों में विभाजित कर देते हैं। संचालन की सुविधा को देखते हुए इन पट्टियों या स्ट्रिप की संख्या को कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है। अतः क्षेत्र की लंबाई के अनुरूप उड़ान दिशा की पट्टियों को तय किया जाता है, अर्थात आपका क्षेत्र कितना लंबा है। उड़ान की दिशा का निर्धारण प्राकृतिक या सांस्कृतिक लक्षणों के अनुरूप किया जाता है। नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोटोग्राफी करने का उपयुक्त समय। अगर हमने उपयुक्त समय पर फोटोग्राफी नहीं की तो हम उपयुक्त रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात सही फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा समय उपयुक्त होता है और किस क्षेत्र के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, वो हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। वायु फोटोग्राफी में फोटो खींचते का समय महत्वपूर्ण होता है। छोटी छाया द्वारा क्षेत्र के विवरणों के विश्लेषण में सहायता मिलती है, लेकिन लंबी और सघन छाया क्षेत्रीय विवरणों को ढक लेती है और फोटो में काले धब्बे दिखाई देते हैं, और यदि काले धब्बे दिखाई देंगे तो हम उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अतः वायु फोटो के विश्लेषण में स्वच्छ और प्रकाश युक्त चित्रों का महत्व होता है। अब ये स्वच्छ और प्रकाश युक्त चित्र प्राप्त करने हेतु हमें उपयुक्त समय का निर्धारण करना होता है। वो निम्नानुसार होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब क्षितिज से सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से अधिक हो, और ऐसी स्थिति के लिए हमें फोटोग्राफी का समय प्रातः 9 बजे से साढ़े 3 बजे के मध्य करना होता है, अर्थात उपयुक्त समय 9 बजे से लेकर के 3 बजे का माना जाता है। और ऐसी स्थिति में सूर्य की स्थिति क्या होनी चाहिए? क्षितिज से सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से अधिक हो, 30 से कम नहीं हो। ऐसी स्थिति में फोटोग्राफी सही नहीं आ पाती है और इसके लिए हमें 9 से 3 बजे का समय चयन करना होता है। नेक्स्ट,
सामान्य रूप में वायु फोटोग्राफी प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक और शाम को 2 बजे से 4 बजे तक करनी चाहिए। ये समय सामान्यतः उपयोग हेतु उपयुक्त माना गया है। अब हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में फोटोग्राफी का समय क्या होना चाहिए। यदि पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी भाग है, तो फोटोग्राफी करने का उपयुक्त समय प्रातः 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे के मध्य होता है। यदि उष्ण भाग है, गर्म प्रदेश है, जहाँ टेम्परेचर अधिक रहता है, तो तापमान बढ़ते ही वायुमंडल में धुंध छा जाती है और इस धुंध की वजह से फोटोग्राफी सही नहीं हो पाती है, कठिनाई आती है, धुंधली दिखाई देती है। इसीलिए सूर्योदय से आधे घंटे बाद फोटोग्राफी का समय निश्चित होता है। ये कहाँ होता है? उष्ण भागों में। तो इस तरह से हम अलग अलग क्षेत्रों में फोटोग्राफी के समय का निर्धारण करते हैं ताकि हम उपयुक्त फोटो प्राप्त कर सकें और जिसकी सहायता से उस क्षेत्र के विवरणों का सही तरीके से विश्लेषण हो सके। समय के साथ ही फोटोग्राफी का मौसम भी फोटोग्राफी को प्रभावित करता है। अब कौन से मौसमी कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं? प्रकाश परावर्तन में मौसमी परावर्तन, नंबर 2 प्राकृतिक वनस्पति के आवरण में मौसमी परिवर्तन और 3 जलवायु कारकों में मौसमी परिवर्तन। ये 3 मौसमी कारक हैं जो फोटोग्राफी को प्रभावित करते हैं। वायु फोटोग्राफी करने का क्या उद्देश्य है? इस उद्देश्य पर मौसम का चुनाव निर्भर करता है। जैसे हम अलग अलग अगर क्षेत्र की बात करें, हमें भूगर्भ सर्वेक्षण करना है, मृदा सर्वेक्षण करना है, मानचित्रण बनाना है, तो उसके लिए स्वच्छ धरातल का होना आवश्यक है। यदि हम वनस्पति प्रदेशों में सर्वेक्षण करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो वो समय उपयुक्त होता है जब पतझड़ होता है और पतझड़ के समय धरातल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये कहाँ? वनस्पति प्रदेशों में। यदि बर्फीले क्षेत्र हैं, धरातल बर्फ से आच्छादित है या उच्च अक्षांशीय प्रदेश हैं या अधिक उच्च स्थान है, तो ऐसे सभी स्थानों पर उपयुक्त फोटोग्राफी का समय वह होगा जब बर्फ पिघल रही हो और बर्फ पिघलने पर धरातल साफ दिखाई देने लगता है। यदि मिट्टियों का सर्वे करना है तो उसके लिए हमें फसल कटने के बाद का समय निर्धारित करना होता है। तो जब फसल कट जाती है उसके बाद इनका सर्वेक्षण उपयुक्त माना जाता है। यदि हमारी फोटोग्राफी का उद्देश्य वनस्पतियों का सर्वेक्षण करना है तो हम इसके लिए वृक्षों का सघन छतरीनुमा होना और पेड़ों का पूर्ण पर्ण समूह होना महत्वपूर्ण होता है। अर्थात ऐसा समय जब वृक्ष घने हों और पेड़ पत्तियों से ढके हुए हों, तो ऐसी स्थिति में हम वनस्पति प्रदेशों का फोटोग्राफी कर सकते हैं। वो समय इनके लिए उपयुक्त होता है। भूमि उपयोग और फसल प्रतिरूप के लिए वह समय उपयुक्त होगा जब खेत में फसल खड़ी हो। इस प्रकार सभी उद्देश्यों के लिए वर्षा काल के पश्चात जब आकाश स्वच्छ रहता है, फोटोग्राफी का उपयुक्त समय माना जाता है। तो छात्रों, ये था हमारा रिमोट सेंसिंग फैक्टर्स अर्थात सुदूर संवेदन और फोटोग्राफी को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। इसके बाद हम अगले वीडियो पर बात करेंगे। साथ ही मैंने इसमें आपको बताया था मापक का चयन और मापक की विधियां, इसके बारे में भी मैं आपको PDF बना करके सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।